हेलो एवरीवन। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की आंसर की आज आ गई है और मैथ्स के इसमें 35 सवाल आए हैं, क्योंकि 35 मैथ, 35 रीजनिंग और 50 जीके। तो मैं मैथ्स के 35 सवाल अब इस वीडियो में कराने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आरआरबी एनटीपीसी यूजी के 50 क्वेश्चन की वीडियो डाली है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अपकमिंग ग्रुप डी के लिए, और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ग्रुप डी के लिए सीबीटी 2, और ये यूजी के सीबीटी 2 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। और ये पेपर अभी हुआ था 10 जुलाई को, और 5 दिन के बाद आंसर की आ गई। एक लीनियर रेस है 750 मीटर की। एक्स जो है वो वाई को बीट कर देता है 10 मीटर से। एक रेस और है 444 मीटर की, जिसमें वाई जो है वो जेड को बीट कर देता है 6 मीटर से। तो बताओ 150 मीटर की रेस में एक्स जेड को कितने मीटर से बीट करेगा। तो दो केस लगेंगे इसमें। एक केस तो एक्स और वाई का है, एक है वाई और जेड का। तो मुझे एक बार बताओ, 750 मीटर की रेस है और एक्स वाई को 10 मीटर से बीट कर रहा है। इसका मतलब एक्स तो पूरी रेस चल रहा है 750 मीटर की, और ये 10 मीटर से बीट कर रहा है, यानी कि वाई जो है वो 10 मीटर कम चल रहा है। तो ये हो गई 740। सिमिलरली 444 मीटर की रेस है और वाई जो है वो जेड को बीट कर रहा है 6 मीटर से, यानी कि वाई तो पूरा 444 चला, जेड उससे 6 मीटर कम चला है। ये हो गया 438। मुझे एक बात बताओ, हमें जो रिलेशन निकालना है वो एक्स और जेड के बीच में निकालना है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से मुझे यहाँ पर वाई जो है वाई को सेम करना पड़ेगा, तभी मैं एक्स और जेड का रेशियो बना पाऊँगा। पहली बात तो ये है, मुझे अगर मैं इसमें मैं थोड़ी काटापीटी करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो 0 से 0 कट गया, तो यहाँ बचा 75 और यहाँ बचा 74, ठीक है। अगर मुझे 74 को 444 तक लेके जाना, अगर मैं इसकी 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना हो गया 150, 150 ये हो गया 450। इसकी भी मैं अगर 6 से कर दूँ ये हो गया 24, ये हो गया 444, और ये 444 तो है ही, ठीक है। और ये 438। यहाँ तक बात समझ में आई। अब मैं ये रेशियो सिमिलर हो गए। अब जो रेस है वो 150 मीटर की है एक्स और जेड के बीच में, यानी कि ये एक्स आ गया, ये जेड आ गया। अगर मैं ये 450 लिखा हुआ है, इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो ये आ गया 150। सिमिलरली जेड को मैं अगर 3 से डिवाइड कर दूं 438 को, ये आ गया 1, ये आ गया 1 4 और ये आ गया 6, ठीक है। और तो 150 और 146, यानी कि एक्स जो है वो जेड को कितने मीटर से बीट कर रहा है, 4 मीटर से बीट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी पी से क्यू ट्रैवल करता है एक आर्टिकल लेने के लिए, जो कि उसे 15% कम का लगता है क्यू पे पी के मुताबिक। वो 150 रुपये ट्रैवल पे खर्च करता है, तब भी वो 150 रुपये सेव कर लेता है पी के कंपैरिजन में, यानी कि पी पे ख़रीदता तो पी के बजाय क्यू पे ख़रीदा तो उसे 150 रुपये का फ़ायदा और हो गया। उसका परसेंटेज सेविंग बतानी है विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस एट पी, यानी कि पी पे जो पैसे थे तो उसके वहाँ पर जाने से क्यू पे जाने से उसकी कितनी सेविंग हुई। तो बेसिक मेथड से ही बता देता हूँ। मैं मानता हूँ जो प्राइस है पी पे वो है 100 रुपये, तो प्राइस क्यू पे क्या होगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ 15% लेस है ना। तो क्यू पे प्राइस हो गया 85 रुपये, ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 100 है, ये यहाँ 85 है, यानी कि अगर चीज़ वो पी पे ख़रीदता तो 100 रुपये की ख़रीदता, क्यू पे ख़रीद रहा तो 85 रुपये की ख़रीद रहा। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस जो आ रहा है डिस्काउंट का वो आ रहा 15 रुपये का। यहाँ तक बात समझ में आई। अब मुझे एक बात बताओ, आने जाने में उसे कितना पैसे लग रहे हैं, 150 रुपये तो उसके ट्रैवल में लग रहे हैं, है ना, और 150 रुपये उसके सेव होने, क्या नाम है ये, तो यानी कि 150 प्लस 150 300 रुपये का उसको लेन देन मतलब से वो हो रही है, मतलब पैसा खर्च हो रहा है। ये इसका प्राइस डिफरेंस है। तो अगर मुझे एक बात बताओ, अगर वो पी पे ख़रीदता तो 100 का, क्यू पे ख़रीदता तो 85 का, और ख़र्चा उसका कितना हुआ 300 रुपये, तो जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 300 डिवाइडेड बाय 15, यह आया 20 रुपये का। अगर ये 20 रुपये का फैक्टर आया, इसका मतलब जो पी पे प्राइस था, पी पे प्राइस तो 100 था, तो ये पी पे प्राइस कितना हुआ, यानी कि पी पे प्राइस हुआ 2000 रुपये का। ये बात समझ में आई। जब पी पे प्राइस 2000 रुपये का हुआ और यहाँ परसेंटेज सेविंग की बात हो रही है, तो उसने सेविंग करी कितनी है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि 150 रुपये की सेविंग करी है, तो 150 रुपये की सेविंग करी है उसने 2000 रुपये इंटू 100, तो ये कितना आ गया, ये कट गया, ये कट गया,
और ये कट गया और ये कट गया, यानी कि 3/4। 3/4 कितना होता? 75% या 7.5%। ठीक है यहाँ तक 100। ठीक है, तो 7.5%। थोड़ी लैंग्वेज अलग है, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। एक मेटेलिक शीट दे रखी है जो कि रेक्टेंगुलर शेप की है, जिसकी लेंथ जो है वो 56 सेंटीमीटर है और विड्थ जो है वो 40 सेंटीमीटर है। फ्रॉम ईच कॉर्नर अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर इज कट। ठीक है, अ क्लोज बॉक्स इज मेड ऑफ द रिमेनिंग शीट। हाउ मैनी मैच बॉक्स ऑफ लेंथ ये, ब्रेथ ये, हाइट ये इट कैन अकोमोडेट। तो मैं थोड़ा फिगर से ही समझा देता हूँ जब ऐसा टाइप का थोड़ा क्वेश्चन है तो। अरे ये क्वेश्चन कहाँ चला गया? ठीक है, तो मैंने माना, अरे यार ये फिगर बनाने में टाइम लगता। ये तो स्क्वायर बन गया। अरे भाई रेक्टेंगल बनाना है। हाँ ये रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, इसकी लेंथ जो है वो 56, सब अभी बन जाओ, ये 56 है और जो ब्रेथ है वो 40 है। अब ये कह रहे हैं कि जो ये मेटेलिक शीट है इसके कॉर्नर से 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर काटा जाता है चारों कॉर्नर से। तो मैंने मान लिया ये 10 सेंटीमीटर का है, ये काटा जा रहा है इसके कॉर्नर से। ठीक है, और ये इसको शिमले बना, ये 10, अब ये 10 सेंटीमीटर का काटा गया इसके कॉर्नर से स्क्वायर को। अब ये जो बचा हुआ अंदर का मटेरियल है ना, ये जो अंदर का मटेरियल है, इससे क्लोज बॉक्स बनाया जाता है रिमेनिंग शीट का। तो कितने मैच बॉक्स जो होंगे वो 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ब्रेथ और हाइट 1.5 सेंटीमीटर के इसके अंदर आ जाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ, जब इसमें से ये सब एरिया काट लिया है तो एरिया बचा कितना अंदर? यही तो एक रेक्टेंगल बचेगा अंदर वाला एरिया का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओरिजिनल लेंथ कितनी रखी 56, ब्रेथ कितनी रखी 40, और हमें स्क्वायर कट कितना करना 40, स्क्वायर कट कितना करा हमने 10 सेंटीमीटर का। तो मुझे एक बार बताओ न्यू लेंथ कितनी होगी जो अंदर वाले बॉक्स होगा उसकी? तो होगा 56 माइनस 10 यानी कि 56 इंटू 20 यानी कि 36। ये जो अंदर की लेंथ है ये तो आ गई 36। ठीक है, और न्यू ब्रेथ कितनी होगी इसकी? अब ये मत पूछने कि बार बार 2 बार 10 क्यों माइनस किया। अगर ये भी पूछोगे तो इसका मतलब ये है कि तैयारी कोई है ही नहीं। अब न्यू ब्रेथ विथ क्या आएगी इसकी? 40 माइनस 2 इंटू 10, तो ये आ गई 20 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर इसकी विद आ गई और 36 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ आ गई न्यू वाले बॉक्स की। और हाइट हमें पता ही है बॉक्स की क्या है, वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, जो ओरिजिनल जो अभी हमने बॉक्स निकाला है उसकी वॉल्यूम क्या होगा उस बॉक्स का? उस बॉक्स का वॉल्यूम होगा 36 इंटू 20 इंटू 10, यानी कि हो गया 7200 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें, और मैच बॉक्स का वॉल्यूम हमें कितना दे रखा, इसके अंदर कितने मैच बॉक्स आ जाएंगे, वो दे रखा 4 इंटू 2 इंटू 1.5, यानी कि आ गया 8 का 1.5 गुना करेंगे तो कितना होता 12। अब मुझे क्या बताना है, नंबर ऑफ़ बॉक्सेस कितने होंगे। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे नंबर ऑफ़ बॉक्सेस निकालने हैं। तो जो वॉल्यूम है बॉक्स का, उसको मैं जो मैच बॉक्स का वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर दूंगा तो आने जाएंगे 600 बॉक्सेस। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। बस इसमें ये पता होना चाहिए कि जब आप 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसमें से कट करेंगे तो आपकी जो न्यू लेंथ होगी उसमें से 2 बार 10 यानी कि न्यू लेंथ जो आएगी वो 36 आएगी और जो हाइट आएगी वो 20 आएगी, ये पता होना चाहिए। एक प्राइस ऑफ शेड जो है वो इंक्रीज़ हुई पहले 20% से, अच्छा, फिर डिक्रीज़ हुई 20% से, तो नेट परसेंटेज चेंज बताओ। ये तो इससे कट गया 4, यानी कि माइनस का 4, माइनस का आ रहा है तो इसका मतलब डिक्रीज़ हुई माइनस का 4%। ये फार्मूला लगाया अगर पता ना हो सक्सेसिव का। ए कोई काम 9 दिन में कर सकता, बी कोई काम 22 दिन में कर सकता। अगर उन दोनों ने 2 दिन तक काम किया तो कितना फ्रैक्शन ऑफ द वर्क जो है वो रह गया। मुझे एक बार बताओ, ए कोई काम 9 दिन में कर रहा, बी कोई काम 22 दिन में कर रहा है, इन दोनों का एलसीएम ले लो। 22 इंटू 9 ये कितना होता 198, यानी कि 22 यूनिट इसकी एफिशिएंसी इसकी 9 है।
यहाँ तक बात समझ में आई। अब इन दोनों ने 2 दिन तक काम किया, 22 और 9 मिल के, यानी कि 2 × 31, यानी कि 62 यूनिट काम इन्होंने निपटा दिया। लेकिन काम टोटल कितना, 198 में से 62 गए, बचा 6 3 ये, यानी कि 136 यूनिट जो है वो काम बचा हुआ, और टोटल काम कितना 198। अगर मैं इसको कट करूँगा, ये आगे 6 और ये आगे 8 और ये आगे 9 9, यानी कि 68/99। अमित जो है ग्राउंड पे खड़ा हुआ है और पतंग उड़ा रहा है 100 लंबी स्ट्रिंग के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन। ये सब बेकार चीज़ें, स्ट्रिंग थोड़ा फील लेके मैं बताता हूँ। देखो भाई, अमित अपनी छत पे खड़ा हुआ ग्राउंड में, नहीं अमित छत पे नहीं खड़ा हुआ, अमित ग्राउंड पे खड़ा हुआ और पतंग उड़ा रहा है 100 मीटर लंबे मांझे से, मतलब मांझा बांधा हुआ 100 मीटर ऊपर उसकी पतंग उड़ ली है 30 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन के साथ। दूसरी तरफ क्या है, नितिन है, वो रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, यानी कि छत पे चढ़ा हुआ है 10 मीटर हाई, और वो भी अपनी पतंग उड़ा रहा है जो कि 45 डिग्री के एंगल पे है। दोनों लड़के जो हैं वो दोनों के आमने सामने, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हुए हैं, जिस पे उन दोनों की पतंग जो हैं वो एक दूसरे से मिलती हैं। तो हमें बताना, लेंथ बताना है स्ट्रिंग की, जो नितिन को यूज़ करनी चाहिए ताकि दोनों पतंग जो हैं वो एक पॉइंट पे मिल जाए। मुझे एक बार बताओ, जब पतंग उड़ाते हो, तुम्हारी पतंग ये उड़ ली फॉर एग्जांपल, ठीक है, दूसरे वाले की पतंग ये उड़ ली, अब तुम दोनों को पेज लड़ाना तो थोड़ी सी डोरी आगे बढ़ानी पड़ती है ना। अबे तो ही तो दोनों की पतंग आपस में जाके मिलती, तभी तो पेज लड़ता, तो वो वाली चीज़ है। तो ये क्या है, अमित है, खाली आदमी है, पतंग उड़ा रहा है बढ़िया करके। ये देखो, इससे एक काम करते हैं, फिगर बना लेते हैं तो और थोड़ा फील होके समझ में आ जाएगा। ये ग्राउंड है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो अमित खड़ा हुआ ग्राउंड पे, ठीक है। अब ग्राउंड से उसकी पतंग जो है वो 100 मीटर लंबी है, मान लिया ये, ठीक है। यहाँ उसकी पतंग उड़ ली है अमित की। ये कैसी होती है पतंग, यूँ, ये, वाह, ये उसकी पतंग उड़ ली है 100 मीटर लंबी मांझे के साथ। दूसरी तरफ क्या सीन है, दूसरी तरफ चक्कर ये चल रहा है कि उसकी दूसरी ओर यहाँ पर नितिन खड़ा हुआ है, नितिन जो कि 10 मीटर एक क्या कहते हैं हाई बिल्डिंग पे खड़ा हुआ है, यानी कि छत पे खड़ा हुआ 10 मीटर ऊपर। और नितिन के साथ मसला ये है कि नितिन की जो स्ट्रिंग है उसकी हमें लेंथ तो पता नहीं है, लेकिन वो 45 डिग्री के एलिवेशन पे है। तो इसका मतलब ये है कि ये आ गई नितिन की पतंग, और ये नितिन की पतंग जो है ये 45 डिग्री के एलिवेशन पे दे रखी है, यानी कि एक तो बड़ा मसला है इसमें, ये है 45 डिग्री के एलिवेशन पे। तो मुझे एक बार बताओ, जो दोनों लड़के हैं वो क्या कहते हैं अपोजिट साइड में हैं, तो हमें लेंथ बतानी है, हमें यही वाली लेंथ बतानी है, नितिन वाली ये वाली लेंथ बतानी है। तो पहली बात तो ये हमें ये पता होना चाहिए, जब तक हमें हाइट नहीं पता चलेगी तो हम इसकी पतंग बता ही नहीं सकते। क्यों, सही कह रहा हूँ ये नहीं? तो सबसे पहले हमें इसकी हाइट निकालने की कोशिश करनी है। तो मुझे एक बात बताओ, ठीक है, तो मैंने मान लिया जहाँ पर इन दोनों की पतंगें मिलनी वो है एक्स पॉइंट। ये है नितिन की पतंग, नितिन यहाँ से पतंग उड़ा रहा है, वहाँ से अमित उड़ा रहा है, तो एक्स पॉइंट। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो पतंग उड़ ली है यहाँ पर इसकी हाइट मान लेते हैं एच, ठीक है। तो इसमें हम अगर ये है 30 डिग्री पर उड़ ली है, मैं लिखना भूल गया था, तो ये आगे sin 30 में ले लेता हूँ, क्योंकि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है एच, और हाइट क्या है यहाँ पर 100। यहाँ पर देखो मैंने 10 नहीं लगाया है, 10 का काम ही नहीं है, मुझे ग्राउंड के डिस्टेंस से मतलब ही नहीं है। तो ये आगे 1/2 h/100, यानी कि h की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 50 मीटर। लेकिन ये गलती मत कर देना, h की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू जो आई है ये आई है 50 मीटर, पर नितिन तो 10 मीटर ऊपर छत पे से उड़ा रहा है ना, तो ये 10 मीटर इसमें से माइनस कर दोगे, यानी कि जो ये वाली लेंथ है ये आ गई आपकी 40 मीटर। यहाँ तक बात समझ में आई? तो ये वाली जो हाइट आ गई ये 40 मीटर आ गई ऊपर वाली। तो सिमिलरली ये sin 45 है, दूसरे हाथ पे मैंने ले लिया sin 45। क्यों? परपेंडिकुलर यानी कि 40 अपॉन हाइट l, ये मैंने l मानी है, तो ये 1/√2
40/L, L हो गया 40√2 एंड आई थिंक आंसर यही है, देख लो। हालांकि क्वेश्चन में कुछ नहीं था, थोड़ा फिगर से मैंने इसलिए समझा दिया, तो जो फिगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन में अगर आप फिगर नहीं बनाओगे तो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू ये 27x³ 343y³। ये तो कोई भी बता देगा कि ये 3x का क्यूब लिखा हुआ है, ये 7 का y का क्यूब लिखा हुआ है, इनफैक्ट ये 3x + 7y का होल क्यूब लिखा हुआ, अगर आइडेंटिटी पता हो तो ये 7x नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यही है डायरेक्ट। नेक्स्ट, एक शॉपकीपर 40,000 रुपये का एक लैपटॉप ख़रीदता है। वो पहले 20% के मुनाफे में बेचता है, उसके बाद दूसरे आदमी को 10% की लॉस पे बेच देता है, ठीक है। तो बताओ फाइनल सेलिंग प्राइस क्या होगा लैपटॉप का। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, पहले उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, बाद में 10% का लॉस हो रहा है, तो उसे टोटल कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, यानी कि 20 - 10 × 20 × 10, यही तो हो रहा है। ये हो गया 10, ये तो इससे कट गया, माइनस का 2, यानी कि टोटल उसको 8% का प्रॉफिट हो रहा है। तो उसका फाइनल सेलिंग प्राइस कितना होगा, 40,000। अगर मैं 40,000 का 8% भी निकाल लूँ, ये होता 3200 रुपये, यानी कि जो फाइनल सेलिंग प्राइस होगा उसका वो 43,200 रुपये होगा। ये सबसे आसान मेथड है, ये मत करना पेपर में कि पहले 40,000 है, फिर उसको 20% पे बेच रहे हो, फिर यहाँ वैल्यू आएगी, फिर उसे 10% कर रहे हो, ये मत करो। अगर जल्दी कर सकते हो कर लो, ये सबसे आसान है। लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन बताने हैं, तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन का आपको पता ही है, A1 B1/B2 C1/C2, ये सब बराबर होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन में। हमें A और B की वैल्यू निकालनी, कोई एक वैल्यू पकड़ लो, क्योंकि सबकी वैल्यू अलग अलग है। अब 7/B और 15/30, ये वाला पार्ट ले लिया मैंने, तो ये गया 1/2। तो B की वैल्यू 14 होनी चाहिए, यहाँ 14 नहीं है, यहाँ 14 है, यहाँ नहीं है। एक सम ऑफ मनी है जो ट्रिपल हो जाती है इटसेल्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पे, जब कंपाउंड किया जाता है 7 ईयर में, तो कितने ईयर में 27 टाइम हो जाएगी। तो मुझे एक बात बताओ, ट्रिपल हो रही है, 3 टाइम्स हो रही है 7 ईयर में, ठीक है। 27 टाइम्स कितने ईयर में होगी ये पूछा है। मुझे ये बात बताओ, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब। तो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट में तो पता ही होगा, ये पावर 1 है तो पावर 3 है, तो 7 × 3 हो जाएगा 21 ईयर्स। वेरी इजी क्वेश्चन। 40% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 240। मैंने मान लिया नंबर x है, यानी कि 40% ऑफ x + 240 जो है वो रिज़ल्ट देता है x के ही, यानी कि 2/5x प्लस का 240, ये हो गया x, यानी कि x - 2/5x, ये हो गया 240, ये हो गया 3x/5, ये हो गया 240। तो 3x बराबर आ गया कितना, 1200, यानी कि x की वैल्यू आ गई 400। नंबर तो हमें पता चल गया 400 है, तो हमसे पूछा 50% बताओ, तो 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वर्टेक्स ऑफ C जब 2 अदर वर्टेक्स दे रखे हैं और सेंट्रॉइड दे रखा है। तो सेंट्रॉइड ये बताइए, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3 बराबर, ये जो सेंट्रॉइड का पॉइंट है ये। तो यहाँ दे रखा 1 + 4 + x डिवाइडेड बाय 3, और ये हो गया 5 + 7 + y डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 + x डिवाइडेड बाय 3 = 4, ये हो गया 12 + y, ये हो गया डिवाइडेड बाय 3 = 5, यानी कि 5 + x, ये हो गया 12। तो x की वैल्यू तो 7 आएगी, तो ये तो गलत हो गए, तो ये 2 बचे, तो ये हो गया 12 + y, ये हो गया 15, और y की वैल्यू आएगी 3, तो 7 और 3। मीडियन बताना है इस डेटा का, तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। बहुत ही दयालु एग्जामिनर है, पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ, कुछ करना ही नहीं है। तो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं, यानी कि n/2 + n/2 + 1, यानी कि थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर जो होगा वो इसका मीडियन होगा। तो थर्ड नंबर का 8 + 10/2, ये हो गया 18/2, यानी कि 9 जो है वो इसका मीडियन है। ये फ्रैक्शन दे रखा है वर्गर 6 6 6
और ये दे रखा 5.4666। हमें एक्स की वैल्यू, हमें क्या निकालना, सॉल्यूशन निकालना है क्या होगा एक्स का। तो 5.666 को अगर मैं 2.366 में से माइनस कर दूँ, ये आ गया 0 0, ये आ गया 1 ये, यानी कि 3x की जो वैल्यू है वो 3.1 के बराबर है, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 31.10 इंटू 3 के बराबर, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 31/30 आ गई। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसके मेजर दे रखा 68.5 बाय 45.6, ठीक है। एक यूनिफॉर्म पाथ हमें 2.4 मीटर का कंस्ट्रक्ट करना है बाहर फील्ड के, तो हमें डिफरेंस बताना है आउटर पेरीमीटर का और ओरिजिनल पेरीमीटर का। अब या तो तुम्हारे पास दो मेथड हैं, या तो तुम बिल्कुल पहले आउटर पेरीमीटर निकालो, उसमें ये ऐड करो, समझ रहे हो, फिर उसके बाद इसमें से ये वाला पेरीमीटर सब्ट्रैक्ट करो, तो उसमें तुम्हें टाइम ज़्यादा लग सकता है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम शॉर्ट ट्रिक ये लगा सकते हैं, हमें जब पेरीमीटर का डिफरेंस ही लेना है क्योंकि पाथ हमें बनाना है 2.4 मीटर का बाहर, तो नॉर्मल पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2l+b होता है या नहीं होता। अगर मुझे डिफरेंस लेना है तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, l+2w, यानी कि जो विड्थ है उसको मैं w से डिनोट कर रहा हूँ, और b+2w। अगर मैं इसका डिफरेंस लूँगा तो भी तो वो उसी के पाथ के डिफरेंस के बराबर आएगा, क्योंकि हमें पेरीमीटर का ही तो डिफरेंस लेना है। तो ये हो गया 2, अब ये जो 2l+w+4w लिखा हुआ है, ये हो गया 2l+b, यानी l+b ये लिखा हुआ। तो ये 2l+b से l+b तो कट गया, अब ये बचा 8w का डिफरेंस, और w विद हमें कितनी रखी 2.4, यानी कि आंसर आ गया 16 + 3.2, यानी कि 19.2 मीटर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD पैरेलल दे रखी है CD के, AB सेल, एक तो ये कलर इतना बुरा है, हाँ, AB पैरेलल दे रखा CD के, और RS जो है वो ट्रांसवर्सल है, मैं एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स ये रहा, मुझे एक बात बताओ, अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये एंगल 55 है, तो ये एंगल भी तो 55 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब ये एंगल 55 है तो ये एक्स के बराबर होगा, एंगल 3 जो होगा वो एंगल एक्स के बराबर ही तो होगा। क्यों होगा एंगल 3 एंगल एक्स के बराबर? क्योंकि एंगल 3 और एंगल एक्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं या नहीं, तो एक्स की वैल्यू भी 55। एक ट्राइंगल दे रखा है XYZ, एक ट्रायंगल दे रखा है XYZ, जिसमें XT जो है वो बाइसेक्टर है एंगल, ये हो गया, पहले लिख लो XYZ, इसमें XT जो है वो बाइसेक्टर है एंगल X का, यानी कि ये बाइसेक्टर है, और ये T पे मिल रहा, यानी कि ये और ये बाइसेक्टर है। अगर XY की वैल्यू 5.6 है और YZ की वैल्यू, YZ मतलब पूरा, YZ की वैल्यू मेरे पास है 6, और YT की वैल्यू मेरे पास, YT कहाँ आ गया 3.2, तो हमसे पूछा है XZ की वैल्यू बताओ, XZ की वैल्यू बतानी मुझे, मतलब ये वाली वैल्यू बतानी। अब जिसको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पता होगी वो तो बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लेगा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या, XY बराबर XZ, यानी कि ये बराबर ये, और YT बराबर TZ, यानी कि ये बराबर ही है। तो नॉर्मल सी थ्योरम है। मुझे एक बार बताओ, ये पूरा 6 है तो ये बचा हुआ कितना होगा, 2.8 होगा या नहीं होगा? तो ये आगे 5.6, XZ 3.2, और ये आगे 2.8। तो मुझे XZ की वैल्यू निकालनी हो गया 5.6 इंटू 2.8, और ये आगे 3.2। ये तो तेरा आंसर पॉइंट में आएगा, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। तो अब मैं इसको कट करूँ, ये अगर आ गया 28 7, और ये आ गया 8, ठीक है, ये 70 चला गया, तो ये आ गया 4.9 सेंटीमीटर XZ की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 इंटीरियर एंगल दे रखे हैं जो कि 10 साइड के फिगर हैं, और ईच की वैल्यू जो है वो 185 डिग्री है, ठीक है। इफ़ द रिमेनिंग 5 इंटीरियर एंगल आर इक्वल, देन ईच ऑफ द 5 एंगल इन डिग्री इज इक्वल टू ये, यानी कि 5 एंगल के हमें वो बतानी है वैल्यू,
और टोटल साइड्स कितनी दे रखी, 10 साइड दे रखी, यानी कि जो n की वैल्यू है यहाँ पर, जो n की वैल्यू है वो हमारे पर दे रखी 10। मुझे एक बात बताओ, ईच डिग्री कितनी है, 185 ईच डिग्री है। अगर रिमेनिंग 5 इंटीरियर एंगल इक्वल हैं, देन ईच ऑफ द 5 एंगल इन डिग्री, यानी कि हमें एक एंगल वैल्यू बतानी है 5 एंगल की। तो पहले एक बार बताओ, अगर सम में निकालूँ इंटीरियर एंगल का, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180। n क्या है यहाँ पर, 10 है, तो 8 इंटू 180, 8 8 जा क्या था 144, यानी कि सम जो आ गया वो 1440 आ गया। अब हमसे ये कह रहे हैं कि जो सम है 5 एंगल्स का, वो हमें क्या दे रखा, 185, यानी 5 इंटू 185 है ना। तो ये आ गया 5 का 2, ये आ गया 40 42 का 2, और ये 9, यानी कि 925 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट 5 एंगल का सम जो है वो मैं निकाल सकता हूँ। अगर मैं टोटल में से माइनस कर दूँ तो रिमेनिंग सम कितना आएगा, रिमेनिंग सम आएगा 440 में से मैं 925 को माइनस कर दूँ। अगर मैं 440 में से 925 को माइनस करूँगा, ये बचेगा 5 1 और ये 5, यानी कि 515 आ गया रिमेनिंग सम। अब मेरे पास साइड्स कितनी हैं, 5 इंटीरियर एंगल हैं, तो मुझे ईच एंगल की वैल्यू बतानी है, डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया 103 डिग्री। बेसिक से करोगे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक होलसेलर ऑफ़र करता है स्कीम 2% डिस्काउंट की अगर टोटल परचेज में कस्टमर 100 यूनिट से ज़्यादा ख़रीदता है। अगर प्राइस पर यूनिट ये है 20 रुपये और टोटल अमाउंट पेएबल जो है वो 150, और कस्टमर जो है वो 150 यूनिट बाय करता है। मुझे एक बात बताओ, जब एक चीज़ की प्राइस 20 रुपये है और कस्टमर 150 यूनिट बाय कर रहा है, तो टोटल वैल्यू कितनी हुई, 3000 रुपये। ये बात समझ में आई, क्योंकि अब वो 100 यूनिट से ऊपर ले रहा है, तो 2% डिस्काउंट होना तो उसको लाजमी मिलेगा ही मिलेगा। तो 3000 का 2% कितना होता है, यानी कि 60 रुपये। 3000 में से अगर मैं 60 रुपये घटाऊँगा तो कस्टमर को अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, 2940। तो बहुत ही ज़्यादा लो सवाल था। 12 आदमी वर्कर कोई काम 18 दिन में कर सकते हैं, तो 8 वर्कर उसे कितने दिन में करेंगे। अच्छा, तो 2 3, ये आ गया 9, 27 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन प्रोपोर्शन दे रखा है x+3 x-3 का 4 के बराबर, और x की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो ये हो गया x² - 9 = 16, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ये आ गया 25, x की वैल्यू आ गई 5, और पॉजिटिव ही लेनी क्योंकि x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 5। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा जब 8 7 और 11 को डिवाइड करा जाएगा, 8 7 और 11 से डिवाइड करा जाता है, और 4 जो है वो रिमाइंडर बचता है ईच केस में। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले 8 7 और 11 का एलसीएम ले लो, तो ये हो गया 56 × 11, यानी कि 560 + 56, ये हो गया 616। इनका एलसीएम आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है वो क्या है, 999। अगर मैं 616 से इसको डिवाइड करूँ तो क्या आ रहा है, 1 टाइम 6 1 6 3 8 3। अब ये आएगा ये, अब 616 है और ये आया, तो 6 टाइम्स करके देखता हूँ, 16 36 6, ये आ गया 9 6 और 6, तो 6 टाइम्स है ये 3696, ये बचेगा 3, ये बचेगा 13 4 7 1, यानी कि 143 रिमाइंडर बच रहा है, 16 जो है इसका कोएफिशिएंट है। अगर 143 रिमाइंडर बन रहा है तो 999 में से अगर मैं 143 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आगे 6 5 8, यानी कि 9856। अब 9856 यहाँ पर आंसर मत लगा देना, हालांकि ऑप्शन में गिवन नहीं है, इसमें 4 और ऐड होगा, तो 9860 इसका आंसर होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और बना सकता था अगर 9856 ये ऑप्शन में दे देता, तो 99 की जगह अगर ये 98 कर देता ना, तो काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन ये गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द क्वाड्रिलेटरल। अब देख लो, ऐसे कंसेप्चुअल टाइप के भी क्वेश्चन आने लगे हैं। करेक्ट स्टेटमेंट बता दी, इन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम द पैरेलल साइड आर इक्वल। मुझे एक बार बताओ, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड तो इक्वल होती नहीं है,
नॉन पैरेलल साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो ए तो जहाँ पर भी है वहाँ तो कट कर दो, ये कट गया ये कट गया। अब बात बची बी और सी। अब दो ऑप्शन में बी और सी है, यानी कि सी तो बिल्कुल ही सही है, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस। अब बी मुझे चेक करना है कि सही है या नहीं। डी मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन ऐसे सेट करें हैं। अब बी में कह रहा है काइट इज़ अ टाइप ऑफ अ पैरेललोग्राम। भाई मुझे एक बात बताओ, जो पैरेललोग्राम होता है उसमें दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स की ज़रूरत होती है, लेकिन काइट में क्या होता है, दो पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स होती हैं, और जो अपोजिट साइड होती हैं वो टिपिकली ज़रूरी नहीं है कि पैरेलल हो। तो बी भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, तो सिर्फ जो बचा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्यूब हैं जिनकी वॉल्यूम जो है वो 216 सेंटीमीटर क्यूब है, उनको ज्वाइन किया जाता है एंड टू एंड, ठीक है। फाइंड द डायगोनल ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ओके, मुझे एक बात बताओ, ये क्यूब बनाया मैंने, ठीक है, ये क्यूब बनाया मैंने। अब मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसे समझ लो, ये दो क्यूब हैं, मतलब एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों क्यूब जो हैं वो एक साथ जोड़े गए हैं। हमें लेंथ बतानी है डायगोनल की। अब जो डायगोनल होगा यहाँ पर, जो डायगोनल होगा, डायगोनल तो ये होगा ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये हमें डायगोनल की लेंथ बतानी है, यानी कि इसकी लेंथ बतानी है जब दो क्यूब को जोड़ा जाता है जिनकी वॉल्यूम ये दे रखी है। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है वॉल्यूम दे रखी है 216 ए क्यूब, तो यहाँ से ए की वैल्यू तो 6 आ गई। जब ए की वैल्यू 6 आ गई, और एक बात ये पता होनी चाहिए, जब दो आइडेंटिकल क्यूब को आपस में जोड़ा जाता है तो सिर्फ उनकी लेंथ बदलती है, ओनली लेंथ चेंजेस, और जो ब्रेथ है और जो हाइट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे एक बात बताओ, जो क्यूब है उसकी साइड है 6, तो लेंथ उसकी क्या हो जाएगी, 6 + 6 12 हो जाएगी, लेकिन ब्रेथ जो थी वो तो 6 ही रहेगी, और हाइट जो है वो भी 6 ही रहेगी। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, L² + B² + का H²। L स्क्वायर क्या होगा, यहाँ 6 की जगह हम क्या लेंगे 12, 12 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, तो ये होगी 144 + का 36 + का 36, तो 144 + का 72, ठीक है। तो 144 + का 72 कितना आ गया, ये तो वही आ गया 216। अब 216 को पता है 6 का क्यूब होता है, तो इसको मैं 36 × 6 लिख सकता हूँ, तो ये आ गया 36 का, तो 6 बाहर आ गया, तो 6√6 सेंटीमीटर जो है वो इसका डायगोनल आ गया। बस ये पता होना चाहिए। अगर ये बेसिक कंसेप्ट पता होता कि जब दोनों क्यूब्स को मिलाते हैं सिर्फ और सिर्फ लेंथ चेंज होती है, ब्रेथ और हाइट सेम रहती है, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाता। ये फॉर्मूला तो सबको पता ही है डायगोनल का। शिवम कुछ पैसे बोरो करता है, 30,000 रुपये, कुछ पैसे नहीं 30,000 रुपये बोरो करता है सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए। रेट नहीं पता है यहाँ पर। अगर वो 4500 रुपये इंटरेस्ट देता है एंड ऑफ द पीरियड पे और X% उसका रेट है, तो हमें X की वैल्यू बतानी है। मुझे एक बात बताओ, पैसे लेगा कितने उसने, ब्याज कितना 4500, पैसे लिए कितने 30,000, यानी कि P आ गया। ये रेट क्या है, X × 3 / 100, एक ज़ीरो एक्स्ट्रा आ गया, तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए, ये भी 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए, 45, 3 × X/3, तो ये 9, ये तो 9 हो गया ना, और ये 45, तो X की वैल्यू आ गई 5। वेरी इजी। राहुल, द रेशियो ऑफ राहुल एज टू हिज सन, ये राहुल है, ये उनके बेटे हैं। राहुल की एज है 7:2, राहुल की एज 7:2 है। अगर राहुल की एज 49 साल है, यानी कि 7 गुना, तो सन की एज कितनी होगी 14। तो राहुल ने बहुत लेट शादी करी है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये लिखा हुआ। तो आपको पता है डिवाइड में पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो ये हो गया 4 - 2, ये हो गया 3, 4 - 2 3 × और ये हो गया 5 की पावर 4 - 2, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, यानी कि 4 × 9 × 25, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं इसमें हम, तो 4 × 25 × 4 ये हो गया 100, 100 × 9 900। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक सम है 3059 रुपीज़ का, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सच डेट पहला पार्ट 1/4, सच डेट हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, 1/4 ऑफ द सेकेंड पार्ट एंड 1/8 ऑफ द थर्ड पार्ट आर इक्वल। ठीक है, मुझे एक बार बताओ टोटल सम कितना 3059। अगर तीनों पार्ट्स को मैं A B C मान लूँ तो इन तीनों का सम कितना है 3059। ठीक है, अब ये कह रहे हैं हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट। अब पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, थर्ड पार्ट ये है। तो 1/2 का A और 1/4 का A और 1/8 का C, यही तो हुआ। अब ये दे रखा है इक्वल, यानी कि 1/4 का B और ये 1/8 का C, ये सब चीज़ें हमें दे रखी हैं बराबर। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको एक कांस्टेंट के बराबर रख लूँ K के बराबर, तो A की वैल्यू आ गई 2 के, B की वैल्यू आ गई 4 के और C की वैल्यू आ गई 8 के। ठीक है, हमें थर्ड पार्ट की वैल्यू बतानी है, यानी कि 8K की वैल्यू बतानी है। तो 8K की वैल्यू में इसमें 8 का मल्टीपल जो होगा वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट के 3 देख लो, ये आ गया 56, ये आ गया 48 और 48 और 6 ये नहीं है 8 का मल्टीपल। ये आ गया 818, ये 8 का मल्टीपल है। ये आ गया 8, 1 14, ये 8 का मल्टीपल नहीं है। ये हो गया 7, 74, 72 का 2, ये 8 का मल्टीपल। तो इन दोनों में से ही आंसर होगा, लेकिन सॉल्व तो हमें पूरा ही करना पड़ेगा। तो ये जब दे रखा है तो 2K + 4K + 8K ये बराबर किसके 3059 के, यानी कि 14K बराबर 3059। ठीक है यहाँ तक। तो K की वैल्यू जो आएगी निकल के वो आएगी 3059 / 14। तो अब ये कुछ कटौरानी है, इसको पूरा हमें पॉइंट में निकालना पड़ेगा तभी आंसर निकलेगा। तो ये आ गया 14, 14 2 ज़ा, ये आ गया 28, 2 5, ये आ गया 114, ये आ गया 119। तो अगर मैं 8 टाइम्स काटूंगा तो 14 8 ज़ा 32 है 3, 112, तो 112 बचेगा 7। अगर मैं पॉइंट लगाऊंगा 0 तो ये पूरा जा रहा है 218.5 टाइम, यानी कि K की वैल्यू आ गई 218.5 पॉइंट। मुझे थर्ड पार्ट की वैल्यू बतानी है, यानी कि 8K की। तो 8 × 218.5। ठीक है, तो 200 इंटू अगर 8 की मैं 200 में भी करूँगा प्लस 18.5 तो ये 1600। तो आंसर 1600 से ऊपर ही आएगा और ये 8 से कटने वाला, तो आंसर आ गया 1748। गॉट इट। क्वेश्चन में कोई वैल्यू या एंगल गलत दे रखा है, मैंने कहीं पढ़ा था, तो इस क्वेश्चन को मैं अभी रुक के लास्ट में करवाऊँगा। इसके बाद अभी आगे के देखते हैं। 10 sin A + cos A बराबर है √6 sin A की। 10A की वैल्यू बतानी है मुझे। अच्छा, तो cos A यही रहने दो, क्योंकि √6 sin A - 10 sin A, तो sin A ये आ गया √6 - 10 sin A। ठीक है, ये है cos A। तो ये साइन cos को अगर मैं नीचे भेज दूंगा ये हो गया 10, यहाँ आ गया 1/√6 - 10। लेकिन आंसर में क्या दे रखा है, √-10 जो है वो आगे दे रखा है। तो एक काम करते हैं, इसमें पहले इसको लिख लिया मैंने -10 प्लस का √6। अब मैं इसको रेशनलाइज कर रहा हूँ, -√, -6 -10 -√6। ये आ गया -10 -√6, ये क्या आ गया, ये आ गया -10 का होल स्क्वायर -√6 का होल स्क्वायर। तो -10 -√6 ये आ गया 100 -6, तो -10 -√6 94। खामा की कैलकुलेशन बढ़वाई और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं जिनका कॉमन सेंटर O है। उनका chord have a chord AB on the outer circle which intersect the inner circle at point C and D. If the distance between the chord from the center is 3 cm and outer radius is 13 cm, inner radius 7 cm है, तो AC की वैल्यू बतानी है मुझे। तो पहले एक काम करते हैं, दो कंसेंट्रिक सर्कल बना लेते हैं। अरे यार ये क्या बन गया। ठीक है, थोड़ा बहुत सही है।
इतना तो चलता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, दो कंसेंट्रिक सर्कल है, इसका एक सेंटर है ओ, ठीक है, सेंटर ओ है। हैव अ कॉमन कॉर्ड ए बी ऑन द आउटर सर्किल, तो मैंने मान लिया कॉमन कॉर्ड है, कहाँ चली गई ये आ गई कॉमन कॉर्ड ए बी, ये आ गई ए बी कॉमन कॉर्ड, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद ये कह रहे हैं सी एंड डी जो पॉइंट्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं इनर सर्किल पे, ये मान लिया सी आ गया, ये आ गया, डी आ गया। इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज़ 3 सेंटीमीटर, ये मैंने मान लिया ये सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये है 3 सेंटीमीटर, इसको कुछ भी नाम दे दो, एम दे दो, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं द आउटर रेडियस इज़ 13 सेंटीमीटर, यानी कि जो बाहर वाली रेडियस है ये 13 सेंटीमीटर है, और जो इनर रेडियस है ये 7 सेंटीमीटर है। अब हमसे पूछा है AC की वैल्यू बताओ, हमें ये वैल्यू बतानी है। तो ये वैल्यू अगर मुझे बतानी है तो कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगी जुगाड़बाजी, तभी ये वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो पहली बात बताओ, इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में पकड़ लो पहले छोटा वाला OMC, अगर OMC ट्रायंगल में मैं देखूं तो जो CM है वो OC का स्क्वायर माइनस OM के स्क्वायर के बराबर होगा या नहीं होगा पाइथागोरस से। तो ये हो गया OC कितना 7 का स्क्वायर माइनस OM कितना 3, तो ये हो गया ये, तो ये 49 माइनस 9, तो ये आ गया √40, यानी कि 2√10। तो CM की वैल्यू तो आ गई 2√10। अब एक बात बताओ, जब CM की वैल्यू ये आ गई, अब बड़े वाले ट्रायंगल में आते हैं OMA, यानी कि ये वाला एंगल ट्रायंगल OMA में आते हैं। OMA में क्या करते हैं, हम निकालते हैं AM, क्योंकि हमारे पास CM ऑलरेडी गिवन है, तो AM आ गया, तो ये आ गया रूट में OA का स्क्वायर माइनस OM का स्क्वायर। OA कितना दे रखा हमें 13, यानी कि 169, और OM कितना दे रखा हमें ये 9, तो ये आ गया √160। तो √160 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √160 को लिख सकता हूँ 4 × 40 होता है ना, तो ये हो गया 4, ये हो गया 4√10, यानी कि AM की जो वैल्यू आ गई मेरे पास पूरी, ये आ गई 4√10। मुझे AC निकालना है, अगर मुझे AC निकालना है तो मैं AM में से CM माइनस करूँगा या नहीं, यानी कि 4√10 माइनस 2√10, यानी कि आंसर आ गया 2√10 सेंटीमीटर। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डेटा। तो मीन डेविएशन निकालनी बहुत आसान है, पहले इसका मीन निकाल लो इस डेटा का। तो 5 + 10 + 15 + 20 + 25, और टोटल टर्म कितने हैं 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 15 30 50 50 और 5, ये आ गया आपका कितना 75। तो 75 / 5, ये आ गया इसका मीन। अब मीन आ गया, अब एक एक करके हम इसकी डेविएशन चेक करते हैं कि किससे कितनी है। अब ये 15 है, अब 15 से ही सारी वैल्यू हमें कंपेयर करनी है। तो ये आ गया 15, 5 - 15, ये आ गया 10, 10 - 15। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन इतना टाइम इसमें लगता नहीं है। 15 - 15 0, 20 - 15 5, ठीक है, और 25 - 15 10। तो जो मीन डेविएशन हमारा निकल के आया वो आया 10 + 5 + 0 + 5 + 10, ये आ गया 30, और डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 6। हाँ भाई, A कोई काम 35 दिन में कर सकता है, सॉरी A + B कोई काम A + B कोई काम 35 दिन में कर सकते हैं, और A अलोन उस काम को 60 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो बताओ B अकेला 1/3 ऑफ द काम कितने दिन में करेगा। तो एक काम करो, 35 और 60 का पहले एलसीएम ले लो, ठीक है। तो ये आ गया 5 7, ये आ गया 12, ये आ गया 7, और ये आ गया 12, तो ये आ गया 12 से 60 से 420, तो 420 आ गया। तो ये 35 × 12 10 6 7 5 3 0, हाँ, तो ये तो पूरा 12 आ गई इसकी एफिशिएंसी, और इसकी एफिशिएंसी आ गई 7।
ये बात समझ में आई है नहीं? तो ए की एफिशिएंसी 7 है, टोटो की एफिशिएंसी 12 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 12 माइनस 7, यानी कि बी की एफिशिएंसी आ गई 5। बी की एफिशिएंसी जब 5 आ गई, बी को काम कितना करना है? 1/3, यानी कि 420 का 1/3 काम करना है, यानी कि आ गया 140 140 काम करना है बी को, और बी काम कितने से कर रहा है? 40 से, ये आ गया 28 डेज। ईजी। बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज थ्राइस ऑफ हाइट, यानी कि बेस जो है वो हाइट का 3 गुना है। एरिया पैरेललोग्राम का क्या होता है पता? बेस इंटू हाइट ही होता है। तो ये तो ऑलरेडी 3h है, इंटू h ये है 216, तो 216 ये हो गया 3h का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको काटूंगा ये आ गया 72 h स्क्वायर, तो h की वैल्यू आ गई √72। √72 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 36, तो आगे 6√2 h की वैल्यू, h की जी। लास्ट क्वेश्चन, सुशांत और वरुण जो हैं एक सर्कुलर ट्रैक पर चल रहे हैं। ये सर्कुलर ट्रैक है भाई, ठीक है। अरे यार ये बार बार क्या आ जाता, यहाँ से साहब सुशांत साहब चलना शुरू होते हैं, ठीक है। और ना सर्कुलर ट्रैक, जिसका ट्रैक जो है वो 400 मीटर का है, और ये मान लो वरुण चलना शुरू करता है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा एक इधर है एक इधर है, तो ये आ गया वरुण, ये इधर जाना शुरू करता है। दे स्टार्ट साइमल्टेनियस फ्रॉम द सेम पॉइंट। अच्छा दोनों का पॉइंट भी एक ही है। ओहो ये तो फिगर गलत बन गई फिर। हाँ मतलब सुशांत, अरे यार सुशांत यहाँ से जा रहा है तो सेम पॉइंट से वरुण भी जा रहा है। हालांकि फिगर की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, सुशांत को टाइम कितना लग रहा है? सुशांत को टाइम लग रहा है 100 सेकंड, और वरुण को टाइम कितना लग रहा है? 80 सेकंड। इन दोनों का रेशियो कितना? 5:4। ये टाइम का रेशियो है। डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। अगर सुशांत 400 मीटर दौड़ेगा तो वरुण भी 400 मीटर दौड़ेगा, तो स्पीड का वो कितना आ गया? रेशियो 4:5, यानी कि स्पीड का रेशियो 4:5 आ गया। अब इसकी ट्रिक ये होती है, अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो ये जो नंबर ऑफ पॉइंट्स में मिलेंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो इनकी स्पीड्स के पॉइंट जो होंगे ऐड हो जाएंगे, यानी कि 4 + 9 पॉइंट्स पे मिलेंगे। अगर ये सेम डायरेक्शन में जाते तो 5 - 1 इनका डिफरेंस ले लिया जाता, तो ये 1 पॉइंट पे मिलते। समझ रहे हो? तो यहाँ पर आंसर जो है 9 नहीं होगा, 8 होगा। 8 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर ने ये खेला, जो नवी मीटिंग होगी ना इनकी, ये 8 बार तो मिलेंगे, तो जो नवी मीटिंग होगी वो तब हैपन होगी, वो तब होगी व्हेन दे विल कंप्लीट द साइकिल, जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है उससे। इसलिए जो इनके पॉइंट्स होंगे वो 9 - 8, यानी कि 8 टाइम इन लोगों की मुलाकात होगी मिलने से पहले। यहाँ बिफोर लिखा हुआ है ना, इसलिए एक पॉइंट हमने कम कर दिया, तो 9 - 1 8 टाइम्स इनकी वो होगी। समझ आया? लास्ट क्वेश्चन, दो टेंजेंट है पी और क्यू जो कि एक्सटर्नल पॉइंट से बनाए जाते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल पे। अगर ओ क्यू 41 है और पी क्यू आर 60 डिग्री है, तो हमें रेडियस ऑफ सर्कल 9 सेंटीमीटर दे रखी, तो हमें पेरीमीटर बताना है पी आर क्यू का। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो भाई फिगर नहीं बनेगा तब तक तो सॉल्व हो ही नहीं सकते, समझे? ये दो टेंजेंट है पी क्यू, एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पर क्यू दे रखा है, तो क्यू लिख लो, ये क्यू है, ये पी है, और ये है आर, ठीक है। और ये सेंटर ऑफ सर्कल है ओ। हमें क्या दे रखा? पी आर क्यू, यानी कि ये वाला जो एंगल दे रखा पी आर क्यू, कौन सा एंगल दे रखा? पी क्यू आर, सॉरी पी क्यू आर जो रखा है वो 60 डिग्री दे रखा। और सर्कल की जो रेडियस है, यानी कि ये दे रखी है हमें 9 सेंटीमीटर, ये भी 9, ये भी 9, ठीक है। हमसे क्या पूछा? एंगल ट्रायंगल पी आर क्यू, यानी कि अगर मैं इसको ऐड करूँगा, और इसको मैं जोड़ूँ, तो ये वाला जो ट्रायंगल है पी आर क्यू, इसका मुझे पेरीमीटर बताना है। तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है
ट्रायंगल ओ पी क्यू को देखो पहले, ट्रायंगल ओ पी क्यू यानी कि ये वाला ट्रायंगल जो है, एंगल ओ पी क्यू को देखो। ओ पी क्यू तो 90 डिग्री होगा या नहीं होगा भाई? रेडियस जो होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, तो ये 90 डिग्री होगा। अगर ट्रायंगल ओ पी क्यू यानी कि ये वाला ट्रायंगल ओ पी क्यू में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ ट्रायंगल ओ पी क्यू में, तो ये होगा ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर बराबर ओ क्यू का स्क्वायर। ओ पी पी क्यू ठीक है। अब ओ पी तो हमें 9 दे रखी है रेडियस, पी क्यू हमें निकालनी है, और ओ क्यू हमें कितनी दे रखी 41, क्योंकि ओ क्यू हमें 41 दे रखी है, रही 41 ठीक है। तो पी क्यू का स्क्वायर, ये 41 का स्क्वायर कितना होता है 1661 माइनस का 81, तो पी क्यू का स्क्वायर कितना आ गया 1600। तो यानी कि पी क्यू की वैल्यू आ गई मेरे पास 40। बेबा बताओ कि पी क्यू की वैल्यू आ गई 40 सेंटीमीटर, ये 40 आ गई तो ये भी 40 आ गई, क्योंकि जब दो टेंजेंट बनाई जाती हैं एक्सटर्नली तो दोनों टेंजेंट जो होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, यानी कि ये वाली साइड भी बराबर हो गई, ये वाली साइड भी बराबर हो गई, हुई या नहीं? तो एक बार बताओ, जो ट्रायंगल पी आर क्यू है, ये वाला जो ट्रायंगल है पी आर क्यू, इसमें पी क्यू भी बराबर हो गया और क्यू आर भी बराबर हो गया ये, और इसके बीच का जो एंगल है वो दे रखा है 60 डिग्री। तो जब ये 60 डिग्री दे रखा और ये दोनों साइड्स भी बराबर हैं और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया ट्रायंगल पी आर क्यू है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। हुआ ही नहीं, क्योंकि एंगल 60 डिग्री दे रखा और ये दोनों साइड्स भी इक्वल हैं, तो तीसरी वाली साइड भी इक्वल होगी। तो जो पी आर है और पी क्यू है और ओ क्यू आर है, ये तीनों 40 सेंटीमीटर के बराबर होंगी या नहीं होंगी? तो इनका जो पेरीमीटर होगा, जब तीनों की साइड्स 40 सेंटीमीटर है तो 40 प्लस इंटू 3 यानी कि 120 सेंटीमीटर, ठीक है।